नमस्कार साथियों और राम राम, राधे राधे, जय महाकाल। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा शुष्क प्रदेश या मरुस्थल। ठीक है, शुष्क प्रदेश और मरुस्थल से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है। ऑप्शन ए है 0 अंश अक्षांश के पास, 23 डिग्री अक्षांश के पास, 50 डिग्री अक्षांश के पास, 70 डिग्री अक्षांश के पास। तो इसमें से ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है, 23 डिग्री अक्षांश के पास। ठीक है, थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं जिससे अच्छा दिखे। चलिए इसके विस्तार को देखेंगे, इसकी विस्तृत व्याख्या को देखेंगे। ठीक है, पृथ्वी पर उष्ण शुष्क मरुस्थलीय जलवायु का विस्तार 15 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच मिलता है। पृथ्वी पर मरुस्थल बनने की प्रमुख भौगोलिक स्थितियां इस प्रकार हैं। तो देखिए किस प्रकार है। पहले देखेंगे हम 30 डिग्री अक्षांशों के आसपास उच्च वायुदाब का पाया जाना। यहाँ हवाएं जो है ऊपर से नीचे उतरती रहती हैं। फलस्वरूप वहां वर्ष भर मौसम साफ बना रहता है। सहारा और ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल इसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, सहारा और ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल किसके अंतर्गत आते हैं? तो इसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, महाद्वीपों के पश्चिमी तट के मरुस्थल 20 अंश से 30 अंश अक्षांशों वाली बीच में मिलते हैं। महाद्वीपों के पूर्व भाग में प्रवेश करने वाली पश्चिमी हवाएं व्यापारिक हवाएं पश्चिमी भाग तक पहुंचते पहुंचते शुष्क हो जाती हैं। पश्चिम सहारा मरुस्थल जो है वो उत्तरी अफ्रीका में है। आटाकामा मरुस्थल कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका में। और नामिब दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में। इसी प्रकार के मरुस्थल हैं। ठीक है, ये 20 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांश के मध्य। ठीक है, पर्वतों की वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित मरुस्थलों में उत्तरी अमेरिका का मरुस्थल डेथ वैली पेटागोनिया मरुस्थल जो अर्जेंटीना में पड़ता है, ये यहाँ प्रमुख है। ठीक है, महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में ठंडी सागरीय हवाएं भी इन मरुस्थलों के निर्माण में सहायक हैं। जैसे सहारा रेगिस्तान का पश्चिमी भाग अधिक शुष्क है। आटाकामा मरुस्थल के निर्माण में हम्बोल्ट या पेरू की ठंडी धारा का भी योगदान है। ठीक है भैया, चलिए इसके आगे देखते हैं। महाद्वीपों के मध्य भाग में स्थित मरुस्थल जो आर्द्रता भरी हवाओं से दूरस्थ स्थित है, इनमें ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल तथा गोबी मरुस्थल जो चीन या मंगोलिया में पड़ता है, ये शामिल हैं। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं। गोबी मरुस्थल किस देश में है? तो अभी हम लोगों ने ऊपर देखा कहाँ पड़ा जाता है? मंगोलिया में। कहाँ पड़ता है भैया? मंगोलिया में पड़ता है। ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल कहाँ है? तो चीन में है। ठीक है, ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में, भारत में, मिस्र में, उत्तरी अफ्रीका में या उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त में से एक से अधिक। इसमें से ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में। यहाँ ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं, इसकी व्याख्या को देखेंगे। ग्रेट बैक्टेरियन मरुस्थल, ग्रेट बैक्टेरियन डेजर्ट दक्षिण ऑस्ट्रेलिया एवं पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है भैया? दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया राज्य में स्थित है। यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन हो जाता है? तो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल हो जाता है। ठीक है, इसका विस्तार लगभग कितना है? तो 3,48,750 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। कितना है भैया? 3,48,750 वर्ग किलोमीटर। ठीक है भैया, चलिए इसके आगे देखते हैं। तकला मकान मरुस्थल अवस्थित है तो अफगानिस्तान में, चीन में, कजाकिस्तान में, मंगोलिया में। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है, चीन में। कहाँ है तकला मकान मरुस्थल? तो चीन में हो जाता है। ठीक है, तकला मकान मरुस्थल मुख्यतः उत्तर पश्चिम चीन के झिंजियांग क्षेत्र यानी एशिया में विस्तृत है। यह दक्षिण के कुनलुन पर्वत तथा पश्चिम में पामीर का पठार, जो पामीर का पठार किसे कहा जाता है? भारत की छत। पामीर के पठार को क्या कहा जाता है? भारत की छत। ठीक है, सॉरी, विश्व की छत। ठीक है, और उत्तर में तियान शान पर्वत से घिरा है। ठीक है भैया, चलिए इसके आगे देखते हैं। चलिए इसके आगे देखते हैं।
ये भैया भारत नहीं, ये क्या हो जाएगा, विश्व का, ठीक है, ये विश्व का है, बाय मिस्टेक हो गया। ये विश्व की छत यानी संसार की छत, ठीक है। विश्व की छत किसे कहा जाता है, तो पामीर के पठार को, ठीक है। चलिए, रेगिस्तानी क्षेत्र में मशरूम सेल का निर्माण किसका उदाहरण है? अपघर्षण का, भूक्षरण का, अपस्फीति का, रगड़ का, या इनमें से कोई नहीं। इसमें से ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है, अपघर्षण का उदाहरण है, ठीक है। किसका है, अपघर्षण का। चलिए इसके आगे इसकी व्याख्या को देखते हैं। रेगिस्तान क्षेत्र में मशरूम सेल छत्रक सेल का निर्माण अपघर्षण का उदाहरण है। छत्रक सेल यानी मशरूम रॉक अपरदनात्मक प्रकार की स्थलाकृति है। इसमें चट्टानों के निचले भाग में अधिक कटाव होने के कारण ऐसी आकृति बनती है, ठीक है। विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान है सहारा का, सोनोरान का, तकला मकान का, आटाकामा का। तो ये हमारा भैया हो जाता है आटाकामा का। इसका आटाकामा का। विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान कौन सा है, तो आटाकामा। कौन सा, आटाकामा। और ये दक्षिणी अमेरिका में अवस्थित है। कहाँ, ये दक्षिणी अमेरिका में है। कहाँ भैया, दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए इसके आगे देते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से बेजोड़ जोड़ी का चयन कीजिए, मतलब कौन सा सुमेलित नहीं है बेजोड़, ठीक है। तो गोभी जो है वो मंगोलिया में पड़ता है, कालाहारी अमेरिका में पड़ता है, थार भारत में पड़ता है, और सहारा मरुस्थल अफ्रीका में पड़ता है। तो इसमें से ऑप्शन बी हमारा गलत हो जाता है, कालाहारी अमेरिका में नहीं पड़ता है। ये अमेरिका में ना पढ़कर कहाँ पड़ता है, तो अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। कहाँ, अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है, ठीक है। ये देखिए नीचे दिया गया है कि अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है कालाहारी मरुस्थल। बाकी गोभी जो है ये मंगोलिया में, थार भारत में है, सहारा जो है ये अफ्रीका में है, ठीक है। अब हम देखेंगे घास के मैदान, ठीक है, घास मैदान। चलिए, दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है? पहला है प्रेरी, पंपास, वेल्ड, स्टेपीज, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है, पंपास। दक्षिण अमेरिका के मध्य कौन सा घास है, तो पंपास, ठीक है। इसकी व्याख्या, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में मध्य अक्षांशीय या शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को पंपास कहते हैं। किसे कहते हैं, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में मध्य अक्षांशीय या शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को पंपास कहा जाता है। इस घास के मैदान का विस्तार पूर्व अर्जेंटीना एवं उरुग्वे तथा ब्राजील के दक्षिण भागों में भी है। अन्य मध्य अक्षांशीय घास के मैदानों में प्रेरी यानी उत्तरी अमेरिका तथा टाउन्स ऑस्ट्रेलिया आदि प्रमुख है। प्रेरी कहाँ से कहा जाता है, तो उत्तरी अमेरिका, और टाउन्स में घास के मैदान को क्या कहा जाता है, डाउन्स, तो ये ऑस्ट्रेलिया में कहा जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है? टैगा, सवाना, पंपास, प्रेरीज। तो इसमें से ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है, सवाना। कौन सा भैया, सवाना, ठीक है। चलिए इसके आगे देखते हैं इसकी व्याख्या। उत्तरी अमेरिका का घास के मैदानों को प्रेरी, दक्षिण अमेरिका के घास के मैदानों को पंपास कहा जाता है। तो अभी ऊपर मैंने बताया। ब्राजील के पठार के पास के मैदान को क्या कहा जाता है? पंपास, कंपोस, वेल्डस, डाउन्स, या उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है, कंपोज कहा जाता है। ब्राजील के पठार के पास जो घास के मैदान है उनको क्या कहा जाता है, तो कंपोज कहा जाता है, ठीक है। चलिए इसके आगे इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। ब्राजील के पठार के पास उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को कंपोज कहते हैं। पंपास शीतोष्ण घास के मैदान का विस्तार जो है वो अर्जेंटीना, उरुग्वे, ब्राजील के दक्षिणी भाग में, डाउन शीतोष्ण घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया में, तथा वेल्डस घास के मैदान जो है ये दक्षिणी अफ्रीका में पाए जाते हैं। अर्जेंटीना और उरुग्वे ब्राजील में कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं, तो पंपास पाए जाते हैं, ठीक है। डाउन्स कहाँ पाया जाता है, डाउन शीतोष्ण, तो ये घास के मैदान जो है ये ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। वेल्डस घास का मैदान कहाँ पाया जाता है, तो दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है, ठीक है भैया। चलिए इसके आगे देखते हैं। विश्व के देश और उनकी सीमाएं को आप देखेंगे। किसे, विश्व के देश और उनकी सीमाएं, ठीक है। मैजिनॉट रेखा किन देशों के बीच विद्यमान है? मैजिनॉट रेखा किन दो देशों के बीच विद्यमान है? तो ये हमारा हो जाता है भैया फ्रांस और जर्मनी के बीच। किनके बीच विद्यमान है? फ्रांस और जर्मनी के बीच विद्यमान है, ठीक है। और इसकी व्याख्या को देखेंगे तो बढ़िया तरीके से अच्छे से पता चल जाएगा क्या है कैसे है, ठीक है।
मैजिनॉट रेखा फ्रांस द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध से पहले जर्मनी को संभावित हमले को रोकने के लिए बनाई गई थी। ठीक है, एक विशाल किलेबंदी रेखा थी। यह मुख्यतः फ्रांस की पूर्वी सीमा पर जर्मनी और आंशिक रूप से लग्जमबर्ग की ओर बनाई गई स्थित रक्षा पंक्ति थी। ठीक है, चलिए, सबसे बड़ी तटीय रेखा किस देश की है? तो यूएसए की, ऑस्ट्रेलिया की, कनाडा की या भारत की? तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, कनाडा की। कनाडा की थी। ठीक है, ये सबसे बड़ी तटीय रेखा है और किस प्रकार की है? समुद्रीय तटीय रेखा। कैसी है? समुद्रीय। ठीक है, समुद्रीय तटीय रेखा है। ठीक है, समुद्रीय तट रेखा है और इसकी जो लंबाई हो जाती है वो कितना हो जाती है? तो 2,02,080 किलोमीटर। कितना है? 2,02,080 किलोमीटर। ठीक है, इसके आगे इसराइल की उभयनिष्ठ सीमाएं हैं, तो इसमें से हो जाता है ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन तथा मिस्र के साथ। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं, इसकी व्याख्या को देखेंगे। इजराइल पश्चिम एशिया में मध्य पूर्व का भूमध्य सागर तटीय देश है। इसकी सीमाएं, इसकी पश्चिमी सीमा भूमध्य सागर से, एक मिनट भैया, ठीक भैया, चलिए इसके आगे देखते हैं। इसकी पश्चिमी सीमा भूमध्य सागर से, उत्तरी सीमा लेबनान से, उत्तर पूर्वी सीमा सीरिया से, पूर्वी सीमा जॉर्डन से तथा दक्षिण पश्चिमी सीमा मिस्र से लगी हुई है। इजराइल की जो है पश्चिमी सीमा भूमध्य सागर से, उत्तरी सीमा लेबनान से, उत्तरी पूर्वी सीमा सीरिया से और पूर्वी सीमा जो है जॉर्डन से, और जो है दक्षिण पश्चिम सीमा जो है ये मिस्र से लगी हुई है। ठीक है, अतः विकल्प ए सही हो जाता। इजराइल विभाजित क्षेत्र गाजा पट्टी। क्या भैया? इजराइल विवादित क्षेत्र गाजा पट्टी एवं वेस्ट बैंक के साथ की सीमा साझा करता है। ठीक है, चलिए इसका क्या ही हो जाता है एक बार। चलिए, निम्नलिखित में से किस देश को मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है? ऑप्शन ए लेबनान, जॉर्डन, इजराइल, फिलिस्तीन या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से ऑप्शन जो है ई हमारा सही हो जाता है, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। इसमें तो एक से अधिक हो जाएगा भैया। ठीक है, चलिए देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से लेबनान की मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं करती है, सीमा साझा नहीं करती। ठीक है, मृत सागर का विस्तार जॉर्डन, इजराइल, वेस्ट बैंक क्षेत्र में है। फिलिस्तीन सरकार के आधिकारिक मानचित्र के अनुसार वेस्ट बैंक के क्षेत्र में फिलिस्तीन का अधिकांश क्षेत्र समाहित है। मृत सागर की आधिकारिक वेबसाइट पर मृत सागर की स्थिति इजराइल एवं जॉर्डन की सीमा पर दिखाई नहीं गई है, अतः विकल्प ई हमारा सही होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? तो वो है भाई हमारा जापान। कौन सा हो जाता है? जापान हो जाता है। ठीक है, कौन सा है? जापान। भौगोलिक दृष्टि से देश की सबसे सीमा रहित सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो जापान हो जाता है। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या को देखेंगे हम। ऐसा देश जिसकी सीमा किसी अन्य देश की भूमि के साथ संलग्न नहीं होती है उसे सीमा रहित देश कहते हैं। ऐसा देश जिसकी सीमा किसी अन्य देश की भूमि के साथ संलग्न नहीं होती, मतलब लगी नहीं होती, उसे सीमा रहित देश कहते हैं। यह देश चारों ओर से समुद्र से घिरा होता है। ठीक है, प्रश्नानुसार सर्वाधिक सीमा रहित भौगोलिक क्षेत्र वाला देश जापान है, जिसका क्षेत्र लगभग 3,77,975 वर्ग किलोमीटर है। अर्थात इसके पश्चात जो फिलीपींस का 3 लाख वर्ग किलोमीटर है, न्यूजीलैंड का 2,68,834 वर्ग किलोमीटर है तथा क्यूबा का 1,10,860 किलोमीटर वर्ग है। ठीक है भैया,
यूएई के रियासती राज्य हैं। देख लो भैया, यूएई के रियासती राज्य, ठीक है। तो इसमें से ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है। कौन कौन से हैं? आबू धाबी, दुबई, शारजा, अजमान, उल कुवैन और फुजेरा, रास उल खैमा। देख रहे हो वहां के राज्यों के नाम किस किस तरीके से हैं। तो कौन कौन से हैं? आबू धाबी, दुबई, सरजा, अजमान, उल कैन, फुजरा, रास उल खैमा, ठीक है। चलिए अब देखेंगे स्थल रुद्ध देश। किससे हम देखेंगे? स्थल रुद्ध देश से, ठीक है ठीक है। तो चलिए देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है? बेल्जियम, हंगरी, रोमानिया, यूक्रेन या उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसमें से ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है, हंगरी। कौन सा भैया? हंगरी है, ठीक है। कौन है? हंगरी। चलिए इसके आगे देखते हैं। हंगरी स्थल रुद्ध देश है जो यूक्रेन, रोमानिया, सर्बिया, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, ऑस्ट्रेलिया, स्लोवाकिया से घिरा हुआ है। बेल्जियम जो है, बेल्जियम की सीमा उत्तर सागर से, रोमानिया की सीमा काला सागर से और यूक्रेन की सीमा काला सागर एवं एजो सागर से मिलती है, ठीक है। अब हम देखें देशों की राजधानियां। लेकिन वैसे कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? नहीं है, पूछा भैया, तो देख लो। कैनबरा, सिडनी, वेलिंगटन, रियाद। तो इसमें से सिडनी जो हो जाता है ये नहीं है, बाकी सब किसी ना किसी देश के तो राजधानी है, ठीक है। चलिए देखते हैं किसके देश की कौन कौन सी राजधानी है। विकल्पों में से सिडनी जो है देश की राजधानी नहीं है, बल्कि यह ऑस्ट्रेलिया का एक बंदरगाह का नाम है। आज से याद रख लेना कि सिडनी जो है वो ऑस्ट्रेलिया का एक बंदरगाह का नाम है, ना कि किसी देश की राजधानी है, ठीक है। कैनबरा जो है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी हो जाती है, वेलिंगटन जो है न्यूजीलैंड की राजधानी और रियाद जो है वो सऊदी अरब की राजधानी हो जाती है। कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की और ये वेलिंगटन जो है ये न्यूजीलैंड की और रियाद जो है ये सऊदी अरब की राजधानी हो जाती है, ठीक है भैया। चलिए इसका आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे भौगोलिक उपनाम। रूस के किस शहर को उत्तर का वेनिस कहा जाता है? तो वो किसे कहा जाता है भैया? तो वो कहा जाता है सेंट पीटर्सबर्ग को। किसे? सेंट पीटर्सबर्ग को कहा जाता है, ठीक है भैया। चलिए इसके आगे देखते हैं। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग शहर को उत्तर का वेनिस कहा जाता है। इसमें पहले इसे प्रेटोगार्द यो लेनिनगार्द के नाम से जाना जाता था। यह एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक शहर होने के साथ साथ एक बंदरगाह शहर भी है, ठीक। चलिए पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम है, तो वो है श्रीलंका, पाकिस्तान, बर्मा या भारत। तो हो जाता है इसमें से भारत। कौन सा भैया? भारत, ठीक है। कौन सा है? तो वो भारत हो जाता है। चलिए इसके आगे देखते हैं। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी भारत को दी जाने वाली संज्ञा है, हालांकि कुछ स्रोतों में यह उपाधि श्रीलंका को भी प्रदान की गई है। निम्नलिखित में से कौन सा यूरोप का खेल का मैदान कहलाता है? ऑप्शन ए जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इटली या फ्रांस। तो वो है भैया ऑप्शन बी स्विट्जरलैंड। क्या है? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेल का मैदान कहते हैं। यूरोप का खेल का मैदान सामान्यतः स्विट्जरलैंड को अपनी प्राकृतिक सुंदरता, आउटडोर खेल और पर्यटन गतिविधियों के कारण कहा जाता है, ठीक है। अब हम देखेंगे जलमंडल। किसे देखेंगे? जलमंडल को, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है लगभग कितना ढका है? तो वो ढका है भैया 2/3। कितना ढका है? 2/3 है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन देखिएगा भैया। चौसठ हजार किलोमीटर लंबाई एवं 2000 किलोमीटर से 2400 किलोमीटर चौड़ाई वाला
एक कटक उत्तरी एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय द्रोणियों के मध्य से गुजरता हुआ हिंद महासागरीय द्रोणी और फिर ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका के बीच से दक्षिणी प्रशांत महासागरीय द्रोणी में प्रवेश करता है। यह कटक है। तो वो कौन सा कटक हो जाता है भैया? तो वो हो जाता है भैया मध्य महासागरीय घटक। कौन सा? मध्य महासागरीय घटक हो जाता है। ठीक है। उपयुक्त विशेषताएं मध्य सागरीय कटक से संबंधित है। मध्य सागरीय कटक जो है ये ग्लोब के चारों ओर लगभग 40,390 मील या लगभग 65,000 किलोमीटर की लंबाई में आर्कटिक, अटलांटिक, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में फैला है। यह पृथ्वी की सतह का अकेला सबसे विशाल भूगर्भिक लक्षण है। ठीक है। 90 ईस्ट रिज कहां पर स्थित है? तो ये प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, अंध महासागर में या आर्कटिक महासागर में? तो ये हमारा हो जाता है भैया हिंद महासागर में। ठीक है। कहाँ स्थित है? हिंद महासागर में स्थित है। ठीक है। 90 ईस्ट रिज 90 डिग्री ईस्ट हिंद महासागर में स्थित एक कटक का नाम है। सुंडा ट्रेंच किस द्वीप के समांतर स्थित है? जावा, मालदीव, सुमात्रा, मॉरिशस या उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है। तो इसमें से ऑप्शन ई हमारा सही हो जाता है, उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है। चलिए इसकी व्याख्या को देखते हैं, अभी पता चल जाएगा। सुंड्रा ट्रेंच हिंद महासागर में स्थित है। इसका विस्तार मुख्यतः इंडोनेशिया द्वीप, सुमात्रा, जावा द्वीपों में समांतर है। ठीक है। अब हम देखेंगे डेल्टा। किसे देखेंगे भैया? डेल्टा को। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। मिसिसिपी डेल्टा का उदाहरण है चापाकार डेल्टा, अंगुली या पंचक डेल्टा का, ज्वारनदमुखी डेल्टा का, रूढ़ी डेल्टा का। तो ये हो जाता हमारा भैया अंगुलित या पंजक डेल्टा का। ठीक है। चलिए तो हमारा है क्वेश्चन। अब हम देखेंगे विश्व के प्रमुख सागर से। तो इसमें क्वेश्चन है सार्गेसु सागर एक हिस्सा है किसका? तो हिंद महासागर का, आर्कटिक महासागर का, उत्तरी अटलांटिक महासागर का, दक्षिणी महासागर का, या उत्तर में से कोई नहीं। तो ये हमारा है आर्कटिक महासागर। किसका? आर्कटिक महासागर। ओ सॉरी 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 सॉरी, उत्तरी अटलांटिक महासागर। किसका? उत्तरी अटलांटिक महासागर का। ठीक है। सार्गेसु सागर किसका? इसका है तो उत्तरी अटलांटिक महासागर का। चलिए इसकी व्याख्या को देखते हैं। सार्गेसु सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित एक जलीय क्षेत्र है। इस क्षेत्र में सार्गेसम नाम की वनस्पति बहुतायत पाई जाती है, जिस कारण इसका नाम सार्गेसु सागर पड़ा। चलिए इसके आगे देखते हैं। महासागरीय धाराएं। गल्फ स्ट्रीम क्या है? खाड़ी में एक नदी है, एक महासागरीय धारा है, जेट स्ट्रीम का दूसरा नाम है, या एक धरातलीय धारा है? तो गल्फ स्ट्रीम क्या है? एक महासागरीय धारा है। गल्फ स्ट्रीम एक महासागरीय धारा है। ठीक है। चलिए इसकी व्याख्या को देखते हैं। फ्लोरिडा की धारा एवं एंटीलिस धारा का नाम का जल समाविष्ट कर हैटरस अंतरीप में आगे बढ़ती है, तो वह गल्फ स्ट्रीम के नाम से जानी जाती है। यह गर्म जल धारा है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट के सहारे प्रवाहित होती है। गल्फ स्ट्रीम धारा का अवलोकन जुआन पोंस डी लियोन ने 1513 में किया था। ठीक है भैया। चलिए बेंगुएला जलधारा क्या है? तो ये है भैया हमारा दक्षिणी अफ्रीका के पश्चिमी तट पर प्रवाहित होने वाली ठंडी जलधारा है। बेंगुएला जलधारा क्या है? दक्षिणी अफ्रीका के पश्चिमी तट पर प्रवाहित होने वाली ठंडी जलधारा है। ठीक है। चलिए
नामीबिया तट के साथ बहने वाली ठंडी जलधारा का क्या नाम है? अगुलहास धारा, वेगुएला धारा, हम्बोल्ट धारा या क्रोशियो धारा, या उनमें से कोई नहीं, या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसमें से हो जाएगा बेंगुएला धारा। कौन सी? बेंगुएला धारा है। ठीक है। नामीबिया के तट के साथ बेंगुएला ठंडी जलधारा बहती है। बेंगुएला धारा के अच्छे प्रभाव के कारण यहाँ का मौसम लगभग साल भर ठंडा और सुहाना रहता है। कितनी अच्छी जगह है ना। एल नीनो धारा कहाँ प्रभावित होती है? बंगाल की खाड़ी में, प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है। प्रशांत महासागर में एल नीनो धारा प्रभावित होती रहती है। ठीक है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं बढ़िया से। एल नीनो यह प्राकृतिक रूप से घटित जलवायु पैटर्न है जो मध्य एवं पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में महासागर की सतह के तापमान में वृद्धि से जुड़ा है। इसके कारण भारतीय मानसूनी वर्षा प्रभावित होती है, जिससे सूखे जैसी स्थितियों का जन्म होता है। अतः एल नीनो और दक्षिण दोलन भारतीय उपमहाद्वीप में विरल क्षीण मानसून वर्षा से संबद्ध है। अब इसी में देख लेते हैं ला नीनो। ला नीना क्या है? विषुवत रेखीय पूर्वी प्रशांत महासागर में कम ताप को दर्शाने वाला है, जो एल नीनो को विस्तारित करता है। ठीक है। निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी एक गर्म जल धारा नहीं है? अलास्का की धारा, मोजाम्बिक की धारा, एंटीलीज की धारा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन डी सही हो जाता है। उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है। कोई नहीं है जो गर्म जल धारा है। तीनों की तीनों क्या है? ठंडी जल धारा है। ठीक है। चलिए देखते हैं नीचे। इधर हम गर्म जल धारा देख लेते हैं, इधर ठंडी जल धारा। तो पहले गर्म जल धारा देखते हैं। अलास्का, मोजाम्बिक, एंटीलीज, फ्लोरिडा, गल्फ स्ट्रीम, सुसीमा। तो ये न क्या है हमारे? तो ये हमारे हो जाते हैं गर्म जल धाराएं। ठीक है। अब चलिए हम ठंडी जल धाराएं देखते हैं। बेंगुएला, फॉकलैंड, हम्बोल्ट, लेब्राडोर, दक्षिण अटलांटिक, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। तो ये हमारे ठंडी जल धारा हो गई। क्या हो गए भैया? ठंडी जल धारा हो गई। ठीक है। अब देखिए लवणता। लवणता क्या है? सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत है नदियां, भूमि, पवन, ज्वालामुखी से निःसृत राख। ऑप्शन बी हमारा सही है, भूमि। क्या है? भूमि। ठीक है। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत भूमि है। क्या भैया? भूमि। जबकि नदियां लवणता को सागर तक पहुंचाने वाली कारक है। क्वेश्चन है अरब सागर के पानी का औसतन खारापन है तो कितना है भैया? 35 पीपीटी है। ठीक है ना? कितना? 35 पीपीटी है। ठीक है। चलिए हिंद महासागर में 0 अंश से 10 अंश अक्षांशों के मध्य 35 से 36% के मध्य लवणता पाई जाती है, परंतु बंगाल की खाड़ी में यह घटकर 30 अंश प्रतिशत हो जाती है। वही अरब सागर में 36% लवणता पाई जाती है, चूंकि विकल्प 35 पीपीटी प्रतिशत निकटतम विकल्प है, अतः विकल्प बी सही उत्तर होगा। चलिए इसके आगे देखते हैं। निम्नलिखित सागरों में किसमें औसत लवणता अधिक होती है? काला सागर में, पीला सागर में, भूमध्य सागर में, मृत सागर में, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन जो है डी हमारा सही हो जाता है, मृत सागर में। मृत सागर में सबसे अधिक औसतन लवणता पाई जाती है। ठीक है भैया। चलिए इसके आगे देखते हैं। इसकी व्याख्या को देखेंगे। प्रश्नानुसार दिए गए विकल्पों में मृत सागर में सर्वाधिक लवणता 338% पाई जाती है। 238। ध्रुवीय क्षेत्र के बाहर वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक लवणता आशाल झील यानी जिबूती में पाई जाती है। तत्पश्चात तुर्की की वान झील एक मृत सागर का क्रमशः स्थान है। ठीक है। अब चलिए हम ज्वार भाटा देखते हैं। ज्वार और भाटा महासागर की ऊंची जल तरंगे कैसे आती हैं? भूकंप से आती हैं, सूर्य से आती हैं, तारों से आती हैं, चंद्रमा से आती हैं।
ये भैया चंद्रमा से आती हैं। किससे आती हैं? चंद्रमा से आती हैं। ठीक है, चलिए अब इसकी व्याख्या को बढ़िया तरीके से देखते हैं। काफी लंबी व्याख्या है इसकी। सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बल तथा पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाले दो बलों, अभिकेंद्रीय बल तथा अपकेंद्रीय बल के परिणामी बल के फलस्वरूप महासागरों में ऊंची जलतरंगें आती हैं। महासागर में ऊंची जलतरंगें मुख्यतः चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल का परिणाम है। चंद्रमा पृथ्वी से सूर्य की तुलना में अधिक नजदीक है। उसके आकर्षण बल के कारण समुद्र की तरंगें ऊपर उठती हैं। सूर्य के द्वारा लगने वाले आकर्षण बल उतना प्रभावी नहीं होता, अतः सूर्य द्वारा उत्पन्न जो है जल तरंगे चंद्रमा की तुलना में अधिक ऊपर नहीं उठ पाते। धातव्य है कि चंद्रमा को ज्वारो उत्पाद शक्ति सूर्य की तुलना में 2.17 गुना अधिक होती है। ठीक है, ठीक है भैया। तो अब हम कल यहाँ से पढ़ेंगे विश्व की नदियों से। ठीक है, कल हम विश्व की नदियों से पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।